तो आज हम बात करेंगे बेसिकली क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्यों इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ये सब बात करेंगे। और ये सबसे पहले जो टेक्निक है ये किसने इंट्रोड्यूस की, ये भी हम बात करेंगे। और इसके टाइप्स क्या-क्या हैं, कितनी-कितनी तरह के होते हैं, इसमें किस तरह की फेजेस होती हैं, मोबाइल फेज कौन-सी है, स्टेशनरी फेज कौन-सी है, ये बहुत ही बड़ा एक इश्यू रहता है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स में ना कि वो समझ नहीं पाते कि स्टेशनरी फेज ये है या मोबाइल फेज कौन सी है ना? उनको लगता है जैसे पेपर में क्रोमेटोग्राफी में पढ़ते हैं तो पेपर को वो समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना है। शेर खान जी वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का अगर देखें तो यहाँ पे क्रोमेटो क्रोमेटो शब्द किस लिए यूज होता है बेसिकली, है ना? अभी बिल्कुल इसको क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। क्रोमेटो का मतलब होता है कलर, है ना? क्या होता है? कलर। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कलर है। और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, है ना? क्या है? क्रोमेटोग्राफी। तो कलर क्रोमेटो का मतलब क्या होता है? कलर। और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। बेसिकली ये सबसे पहले जो यूज़ किया गया था ना, सबसे पहले जो इस टेक्निक का यूज़ किया था, तो जो प्लांट्स के पिगमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो कैरोटेनॉइड्स है या फिर क्लोरोफिल्स है ना? इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया था पिगमेंट्स को। तो शुरुआत में इसको क्या बोला गया? बेसिकली क्रोमेटोग्राफी बोला गया क्योंकि कलर्स, पिगमेंट्स को बेसिकली सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया इसलिए। और इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था एक, क्या नाम है उनका? नाम है इनका माइकल जो स्वेट, है ना? इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस टेक्निक का। और इसके बारे में भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एहसान जी वेरी गुड इवनिंग। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको सब आराम से सुनाई और दिखाई दे रहा है ना? एवरीथिंग इज़ क्लियर ना? बस एक बार बता दीजिए, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले इंट्रोड्यूस बेसिकली किसने की, तो आप बता दोगे किसने की? माइकल स्वेट ने की है। और इसको क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे पहले जो ये टेक्निक यूज़ हुई थी, ये बेसिकली जो प्लांट्स के पिगमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली कैरोटेनॉइड्स है या क्लोरोफिल है, इनको सेपरेट करने के लिए यूज़ की गई थी, तो दैट्स व्हाई इसको क्रोमेटोग्राफी बोला गया। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत आराम से समझनी है, यहीं पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। अगर इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की बात करें, है ना? तो बहुत आराम से इसको डेफिनिशन देखना है। इसमें 2 फेज़ होती है, आपको पता है। एक फेज़ होती है स्टेशनरी फेज़ और जो दूसरी जो मूवेबल फेज़ होती है, बेसिकली वो डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल फेज़। तो एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम आराम से समझेंगे कि कौन-सी एक बेसिकली यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ है और कौन-सी फेज़ है वो मोबाइल फेज़ है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अच्छे से समझेंगे। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज वास्टली यूज फॉर द सेपरेशन। याद रखना है किस लिए यूज होता है क्रोमेटोग्राफी, है ना? किस लिए यूज होता है? फॉर द सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्या है? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। According to IUPAC, chromatography is a physical method of separation. कैसा मेथड है? फिजिकल मेथड है ऑफ सेपरेशन इन विच द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेजेस, वन ऑफ विच इज स्टेशनरी फेज, है ना? एंड द अदर मूव इन डेफिनेट डायरेक्शन, दैट इज मोबाइल फेज। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सी यहाँ पे स्टेशनरी फेज है और कौन सी मोबाइल फेज है। यहाँ पे एक आप एग्जांपल देखो, यहाँ एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो यहाँ पे मैंने एक, यहाँ ध्यान से समझना, ये वॉटमैन पेपर है जिसमें मैं लाइन लगा रहा हूँ। ये एक वॉटमैन पेपर है, ठीक है ना? ये वॉटमैन पेपर है, ठीक है? और ये यहाँ मैंने, ये वॉटमैन पेपर है। कई सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये वॉटमैन पेपर जो है, जो पेपर लगाया है, वो पेपर स्टेशनरी फेज है। कितनों को लगता है ये कि ये पेपर स्टेशनरी फेज है? सच सच बताना, कितनों को लगता है कि ये पेपर स्टेशनरी फेज है? बताओ, सच्ची सच्ची बताओ कि ये पेपर स्टेशनरी फेज है। तो एहसान कादिर जी, ये क्या है इसमें स्टेशनरी फेज? ये लगभग सबको लग रहा है कि ये स्टेशनरी फेज है। क्या है एहसान कादिर जी यहाँ पे? स्टेशनरी फेज क्या है यहाँ पे? अगर कोई यहाँ पे पूछे। मोबाइल फेज तो मैं यहाँ बता दूं, नीचे जो सोलवेंट है, ये सोलवेंट है ना? मैंने एक सोलवेंट लिया हुआ है, ठीक है ना? सोलवेंट है, किसका है?
जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने सॉल्वेंट लिया है ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का 4:1:5 में मैंने एक सॉल्वेंट लिया है। और जो ये सॉल्वेंट है बेसिकली, ये सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज है। क्या है? मोबाइल फेज, क्योंकि ये सॉल्वेंट मूव करेगा, जैसे कैपिलरी फंक्शन होगा, है ना, ये सॉल्वेंट इसमें ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल फेज तो आपको समझ में आ गई कि मोबाइल फेज है, ये सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट मूव करेगा वो मोबाइल फेज है। जो अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो कैपिलरी वर्क के जो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो ऊपर मूव करेगा वो सॉल्वेंट, वो एक मोबाइल फेज है, मूव कर रहा है। जैसे हमने इसमें लिया ब्यूटेनियल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का एक सॉल्वेंट लिया है 4:1:5 में, है ना। ठीक है, और ये जो बेसिकली सॉल्वेंट यूज होता है ना, ये अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए? अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो पेपर है ना, अब यहाँ पे आपको मोबाइल फेज तो समझ में आ गई, मोबाइल फेज ये सॉल्वेंट है यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे जो ये पेपर है ये एक इनर्ट मीडिया है बेसिकली, ये सपोर्ट कर रहा है, ये कोई स्टेशनरी फेज नहीं है, ये एक इनर्ट मीडिया है। यहाँ पे स्टेशनरी जो फेज है ना, वो जो वाटर एब्जॉर्ब्ड है ऑन पेपर, जो वाटर है ना, वाटर जो पेपर पे एब्जॉर्ब है, वो बेसिकली एक स्टेशनरी फेज है। दिखा हुआ है ना, जैसे इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज द वाटर एब्जॉर्ब टू द सेलुलोज फाइबर्स ऑफ द पेपर इटसेल्फ, है ना। जो पेपर है ना, जो पेपर है बेसिकली, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, है ना, इतनी भागादौड़ क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आराम से समझिए, मेरे पास एक अमीनो एसिड है, ठीक है, उसका मुझे सेपरेशन करना है। किससे? मेरे को करना है क्रोमेटोग्राफी से। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें दो फेज होती है। एक फेज होती है मोबाइल फेज, जो मूवेबल होगी, ठीक है, और एक फेज होती है स्टेशनरी फेज। जैसे आपको एक चीज तो मूव करेगी, जैसे कुछ आपके फ्रेंड सर्किल में है और वो आपको मूव करते हैं कि चलो आगे बढ़ते रहिए। एक होता है जो स्टेशनरी, जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, एक तरह से वो एक स्टेशनरी फेज है, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेज है, एक तो मोबाइल फेज है। जैसे अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे जो सोलवेंट लिया है, कोई ये नीचे सोलवेंट है, ठीक है, इस सोलवेंट में एग्जांपल मैंने ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर लिया है, ये सोलवेंट है, ये मोबाइल फेज है। और यहाँ पे जो पेपर लगा हुआ है, ये पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये पेपर लगा हुआ है, ये पेपर एज ए इनर्ट मीडिया या सपोर्ट देने का काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज कौन सी है, तो स्टेशनरी फेज है जो ये वाटर एडजॉर्ब है। एडजॉर्ब का मतलब जो सरफेस पे जो वाटर एडजॉर्ब है या टू द सेलुलर फाइबर, जो सेलुलोज फाइबर है पेपर के, उस पे जो वाटर एडजॉर्ब है वो एक कैसी फेज है, वो स्टेशनरी फेज है। तो अब क्या है, जैसे हमने ये जो सोलवेंट लिया, अब सुनते रहिए मैं दोबारा बताऊंगा, ये जो हमने सोलवेंट लिया है ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का, ये बेसिकली अमीनो एसिड के सेपरेशन के लिए यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट लगाया है, मैंने कुछ अमीनो एसिड के सैंपल लिए हैं यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं क्या? यहाँ देखिए, मैंने कुछ अमीनो एसिड्स के सैंपल लिए हैं, ठीक है, ये सैंपल है अमीनो एसिड्स के। तो अब यहाँ कैपिलरी मूवमेंट से ये जो सोलवेंट है बेसिकली वो ऊपर जाएगा, है ना, वो जाएगा। तो जो बेसिकली जिसकी सोल्यूबिलिटी अच्छी है, यानी कि जो अमीनो एसिड है उसका जो सोल्यूबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो वो बताइए वो तेज मूव करेगा या नहीं करेगा? अगर जो सोल्यूबिलिटी उसकी है, जो सोलवेंट के साथ सोल्यूबिलिटी अच्छी है उस अमीनो एसिड की, तो वो मान लो ये ऊपर तक आ जाएगा, क्योंकि एकदम उसको लेके चला जाएगा, ऊपर मूव करा के लेके चला जाएगा। जैसे ये आया यहाँ पे, तो मैंने ये कहा यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे आ गया, यहाँ से मूव करके, तो विच हैज मोर सोल्यूबिलिटी मूव्स अपवर्ड, है ना, दूर तक जाएगा क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है, जो लेस सोल्यूबल है, कोई इनमें अमीनो एसिड में जो लेस सोल्यूबल है वो नीचे रह जाएगा, जैसे यहां रह गया, ठीक है। तो ये सेपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? सेपरेशन हो गया कि नहीं हो गया? जो इसके साथ सोल्यूबिलिटी अच्छी है वो मूव अप कर जाएगा, और जो सोल्यूबिलिटी इसकी लेस है वो नीचे रह जाएगा, तो सेपरेशन हो गया। और इसका फिर हम आरएफ वैल्यू, जो बेसिकली क्या होती है मैं अभी बात करूंगा, उसको हम कैलकुलेशन करके हम पता लगा लेते हैं, क्योंकि वो सबकी अलग अलग होती है, वो क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन यहाँ पे आपको ये, हाँ, कितना रिटेंशन पावर होती है, कितना वो रिटेन रह सकता है ना? बिल्कुल। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। तो यहाँ पे मोबाइल फेज कौन सा था, देखिए मोबाइल फेज यहाँ पे था सोलवेंट। जैसे हमने सोलवेंट क्या लिया था, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का लिया था, तो ये सोलवेंट मोबाइल फेज था। और स्टेशनरी जो फेज था वो वाटर जो एडजॉर्ब है पेपर पे वो है। तो यहाँ पे दोनों फेज कैसी है बताइए, जो दोनों के दोनों फेज है वो कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, या लिक्विड सॉलिड है? दोनों फेज, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज कैसी है, दोनों की दोनों फेज कैसी है, लिक्विड है कि नहीं? तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये कैसी क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल फेज है वो भी लिक्विड है, और जो यहाँ पे स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड फेज में है। तो ये दोनों फेज लिक्विड है, तो हम इसको बोलेंगे लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो अब मुझे बताइए, ये जो मैंने बात बोली है यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है ना। वो अभी मैं, नादिया जी, अभी करूंगा आगे। अभी जो आरएफ फैक्टर है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। लेकिन यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां पर आपको ये समझना है कि बेसिकली आपको ये बताना है कि स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलेंगे। अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, है ना? हम्म। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली लिक्विड लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फेज, जो सॉल्वेंट है या जो मोबाइल फेज है वो भी लिक्विड है, और स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है, इसलिए इसको हमने लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो कोई सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन या कोई भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। देयर आर टू फेजेस, वन इज स्टेशनरी फेज और सेकंड इज मोबाइल फेज। तो नाम से ही समझ रहे हैं, मोबाइल फेज जो होगी मूवेबल होगी, और स्टेशनरी फेज होगी जो उस कंपाउंड को या जो सैंपल है उसको रोकने की कोशिश करेगी, है ना? तो अब हमने क्या किया, जा मूवेबल है यहाँ, जो जैसे यहाँ पे हमने बात की तो सोलवेंट है वो मोबाइल फेज है, और जो यहाँ पे स्टेशनरी फेज है वो बेसिकली क्या है, जो उस पेपर पे जो सेलुलोज फाइबर है उसमें जो वाटर एडजॉर्ब है वो है ना? और कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाएगा, है ना? है ना? वो अभी बात करेंगे, यहाँ वो भी अब सब बात करेंगे। यहाँ पे दोनों फेज है, लिक्विड है, तो इसलिए इसको लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल दिया। अब मुझे बताइए, ये चीज आपको समझ में आई क्या? यहां तक समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज बताइए। सबको समझ में आई? अरे बोलो भाई। ठीक है। आई है जो मनाजी आप पूछ रहे थे, आगे क्या? नहीं, वो सेलुलोज जो होता है मटेरियल होता है, उसमें भी तो होता है ना हरीश चौहान जी, जो बना होता है सेलुलोज फाइबर्स से पेपर बना होता है ना, उसमें भी तो होता है ना। पेपर तो किसी चीज का बना है ना। ठीक है। ये कोई टॉपिक टफ क्या है यार, कमाल करते हो। वो ही यूज होगा, सेलुलोज तो होगा ही ना उसमें, सेलुलोज से तो बना ही है मैम, उसमें क्या ड्राई होगा, सेलुलोज तो होगा ना, सेलुलोज फाइबर्स तो है ही वहां पे। तो वहां मटेरियल है वो लगाओ, वो एज ए फंक्शन करेगा। तो आप इस बात को, अरे क्या बात है यार, कुछ नहीं, ये मेरे पास लिक्विड है, ठीक है ना, है ना? ये सॉल्वेंट है, इसमें मैंने पेपर डुबा दिया। बचपन में नहीं करते थे, साई का डॉट लगा देते थे इंक का, और वो ऊपर चलती रहती थी कैपिलरी फंक्शन से, है ना? डॉट डॉट हो जाते थे, पेपर रख के नहीं देखा? वही तो सारी चीज है। यहाँ पे दो फेज है, एक स्टेशनरी फेज है और एक बेसिकली मोबाइल फेज है। इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात है ही नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है। अब मैं जो आरएफ की बात कर रहा हूं, आरएफ क्या है बेसिकली, कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं कह रहा था इसको आरएफ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एट ए गिवन टेम्परेचर and for a given solvent, it is possible to determine the characteristics rate of movement of each substance on the chromatographic paper as the moving phase moves. This represented by relative front or retardation factor, also called RF value, or RF value of different compounds are different even if the mobile phase is same. जितना जो भी कंपाउंड होगा उसका आरएफ वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा,
डिफरेंट होगा, चाहे उसका जो सोलवेंट है या मोबाइल फेज है वो सेम हो, ठीक है ना। और फर्दरमोर आरएफ वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड में बी डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अगर हमें आरएफ वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेंगे, देख ले यहाँ पे सीधा सीधा आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। जो हमने एक रेफरेंस लाइन लिया था कि यहाँ पे सैंपल है, बेसिकली एक रेफरेंस लाइन ले लिया हमने कहीं पे भी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम रेफरेंस लाइन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ये देखो, ये इसका अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास आर एफ वैल्यू आ जाएगी। क्या आर एफ वैल्यू का समझ में आ गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस, जो उसमें जो सब्सटेंस सैंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन और अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ठीक है? अरे बोलिए, सब ठीक है भाई? चलो, ये बात ठीक है क्या? तो ये आर एफ वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, और आर एफ वैल्यू डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट होती है, चाहे मोबाइल फेज है वो उसकी सेम हो। तो इसलिए हम देख लेंगे कि कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि सबकी आर एफ वैल्यू अलग अलग होती है, उससे हम देख लेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है या इसमें कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर होगी बात। ठीक है, अब अगर मैं बात आगे करूं क्रोमेटोग्राफी के बारे में, अब वो तो हम बात कर रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होती है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो क्या डिफरेंस होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो इसको शीट क्रोमेटोग्राफी होती है, ऐसे होती है, और कॉलम में कॉलम होता है, जैसे यूं कह दें कि कांच के अंदर बंद है, ऐसे कॉलम के अंदर बंद है, जैसे ये है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे थे वहां पे जो मोबाइल फेज था हमारा, है ना, जो मोबाइल फेज था, तो वो कैपिलरी एक्शन से मूव हो रहा था किसके अंदर? पेपर में। और यहाँ पे जो मोबाइल फेज है वो ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे आ रहा है, कॉलम में बंद है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, अगर इसमें हमने क्या क्या मोबाइल फेज है और क्या क्या इसमें स्टेशनरी फेज है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए इसमें जो सोलवेंट है ना, जो सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं वो तो मोबाइल फेज है और वो लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे सैंपल लगे हुए हैं, ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे सैंपल है, बेसिकली ये सैंपल है, जो जैसे हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में सैंपल की बात की थी, यहाँ सैंपल है, ये यहाँ पे सैंपल लगे हुए हैं डॉट में। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसके अंदर जो यूज किया है बेसिकली जो स्टेशनरी फेज है वो एल्यूमिना है, वो स्टेशनरी फेज इसमें क्या है, ये एल्यूमिना है, इसमें स्टेशनरी फेज है, क्या है? एल्यूमिना, इसमें स्टेशनरी फेज है। ठीक है ना, तो और एल्यूमिना जो यहाँ पे है वो एडजॉर्बेंट मटेरियल है, वो कोई मटेरियल है जो एडजॉर्ब करेगा, मटेरियल है इसके अंदर। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो पेपर था, एज ए मटेरियल हमने यूज किया था बेसिकली, जो सपोर्टिंग मटेरियल था, लेकिन यहाँ जो एडजॉर्बेंट जो मटेरियल है या स्टेशनरी फेज है वो एल्यूमिना है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना है। तो यहाँ पे एल्यूमिना किस फेज में है? वो है सोलिड, सोलिड में। किस फेज में है? यहाँ पे स्टेशनरी फेज कैसी है? सोलिड है। स्टेशनरी फेज कैसी है? सोलिड है, क्योंकि एल्यूमिना है ना, ये सोलिड फेज में है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सैंपल यहाँ पे लगा हुआ है, ये सैंपल है जो मैंने लाइन पे दिखाया है, अब ऊपर से सोलवेंट आएगा तो सैंपल विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी विद द एल्यूमिना एंड सोल्युबिलिटी विद सॉल्वेंट। जितना उसकी एफिनिटी होगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो नीचे आ जाएगा फटाफट, है ना। जैसे इन क्रोमेटोग्राफी ए कंपाउंड दैट इज मोर सोल्यूबल इन मोबाइल फेज, यानी मोबाइल फेज को याद रखना इल्यूएंट बोलते हैं, ये एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इन क्रोमेटोग्राफी a compound that is more soluble in the mobile phase eluent will elute मतलब be washed out faster, meaning it will be eluted fast, यानी कि जो मोबाइल फेज में ज्यादा घुलेगा वो फटाफट नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पे? अरे बताइए, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पे नीचे, एकदम फटाफट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये कैसी हुई, यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, यहाँ पे मुझे बताइए, जो मोबाइल फेज है वो कैसी फेज है? मोबाइल फेज है वो कैसी फेज दिख रही है आपको? जो मोबाइल फेज है वो कैसी फेज दिख रही है? मोबाइल फेज यहाँ पे लिक्विड है, ये रही सॉल्वेंट है, लिक्विड फेज में है। और यहाँ पे जो बेसिकली मोबाइल जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड है, एल्यूमिना है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो गई, क्योंकि यहाँ पे फेज अलग अलग है। यहाँ पे मोबाइल फेज है वो लिक्विड है, और जो बेसिक सॉरी स्टेशनरी फेज है
वो सॉलिड है तो हम कहेंगे दिस इज लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। और मोबाइल फेज को इल्यूएंट बोलेंगे, और जो वॉश्ड आउट हो जाएगा इल्यूट होगा, और जो इल्यूटेड फर्स्ट कौन सा होगा, जो कंपाउंड मोर सोल्यूबल होगा। यहां तक आपको बात समझ में आई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक बार आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच क्रोमेटोग्राफी इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को सबको? ठीक है, चलो सबको समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूं। अब जैसे, अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे पूरा आपको नोट बना दिया हैंड रिटन। जैसे हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की मोबाइल फेज के आधार पे बात करें तो मोबाइल फेज दो हो सकती है। या तो मोबाइल फेज लिक्विड हो सकती है, और या फिर मोबाइल फेज है वो गैस हो सकती है। मोबाइल फेज यानी कि मूवेबल फेज दो ही हो सकती है जो मूव करेगी, या तो लिक्विड या गैस। आप बताओ, सोलिड है वो मोबाइल फेज हो सकती है क्या? अरे सोलिड है वो मोबाइल फेज हो सकती है क्या? यस और नो? नहीं हो सकती। तो मोबाइल फेज दो ही हो सकती है, या तो लिक्विड हो सकती है या फिर गैस हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सॉलिड कांट बी मोबाइल फेज। अब अगर मैं स्टेशनरी फेज की बात करूं तो स्टेशनरी फेज दो हो सकती है। एक तो स्टेशनरी फेज सॉलिड हो सकती है, और एक स्टेशनरी फेज लिक्विड हो सकती है। जो गैस है वो स्टेशनरी फेज नहीं हो सकती। क्या हो सकती है स्टेशनरी फेज? क्या क्या हो सकती है? या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। जैसे मोबाइल फेज या तो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। अमर कौर जी, वेरी गुड इवनिंग। तो अब किस तरह की क्रोमेटोग्राफी बन गई देखिए, है ना? अब देखिए, अगर मैं मोबाइल फेज को लिक्विड लूं और स्टेशनरी फेज को सॉलिड लूं तो क्या हो गया? लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एलएस क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं मोबाइल फेज को लिक्विड लूं और स्टेशनरी फेज को भी लिक्विड लूं तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अगर मैं मोबाइल फेज को गैस लूं और स्टेशनरी फेज को सॉलिड लूं तो जीएस क्रोमेटोग्राफी, यानी कि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं मोबाइल फेज को गैस लूं और स्टेशनरी फेज को लिक्विड लूं तो जीएल क्रोमेटोग्राफी, यानी कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना? ये बात हो गई, समझ में आ गई कि क्यों ऐसा बोलते हैं कि लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। समझ में आई बात? बताइए भाई। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, कहां कर रखी है? गैस स्टेशनरी फेज नहीं होगा। स्टेशनरी फेज में या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, ओनली दो फेज लिखी है ना। स्टेशनरी फेज में भी गैस सॉलिड और लिक्विड, और मोबाइल फेज लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आई थिंक क्लियर है आप लोगों की। चलो, तो अब कुछ ऐसे क्रोमेटोग्राफी में जो डर लग रहा था वो कम हुआ है क्या? सब सही बताओ। जो क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा थोड़ा डर था वो कम हुआ है? अब लगा है मजा सा आ रहा है क्रोमेटोग्राफी में? अब और भी मैं बहुत सारी बात करूंगा क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पहले तो ऐसे ही रट लेते थे ना, लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, है ना? ऐसे दिमाग में होता था ना। ऐसे कारण समझ में नहीं था, लेकिन हाँ दिमाग में था कि हाँ। चलो, अब जैसे, अब मैं अगर बात करूं तो दो तरह से ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सीट क्रोमेटोग्राफी, और एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जो अभी बात करें, और सीट है, सीट के रूप में होगा, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि विच आर द सीट क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है वो कैसा होता है? सीट क्रोमेटोग्राफी होता है। और टीएलसी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है वो भी सीट क्रोमेटोग्राफी होता है। थिन लेयर मतलब जैसे कांच वगैरह पे एक जेल वगैरह की लेयर बना दी है ना, वो लेयर एज ए यूज करेंगे हम स्टेशनरी फेज का। तो बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों सीट क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप है बेसिकली वो सीट की तरह है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी है? जैसे जो जेल परमिएशन है, जैसे कॉलम में जेल वगैरह डाल दिया, जेल यूज कर लिया, है ना। आयन एक्सचेंज एफिनिटी है, रिवर्स फेज है, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोक्सीपेटाइट है, या एचपीएलसी या जीएलसी है।
है ना, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या प्रेशर, ये यूज करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा भी गया था। तो ये सारी की सारी है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, और ये वाली जो है वो सीट क्रोमेटोग्राफी है। और ये बेसिकली हमने जो क्लासिफिकेशन या टाइप्स लिखा है वो शेप के अकॉर्डिंग, की जैसे सीट का है तो जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर हो गया, अगर कॉलम में है तो जेल, आयन, रिवर्स, है ना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोक्सी और एचपीएलसी या जीएलसी, ये हो गया। इनको हम बाद में अभी पढ़ेंगे भी डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट टाइप बता रहा हूँ कि इस तरह की क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। जैसे अगर हमको डिफरेंस करना हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सीट क्रोमेटोग्राफी लाइक थिन लेयर और यूज ए फ्लैट स्टेशनरी फेज पेपर और ए थिन लेयर, ऐसे यूज होता है फॉर सेपरेशन, व्हाइल द कॉलम क्रोमेटोग्राफी एम्प्लॉयज ए पैकेट कॉलम एज अ स्टेशनरी फेज। यहाँ पे एज ए कॉलम यूज होता है स्टेशनरी फेज में, और यहाँ पे सीट की तरह जैसे थिन लेयर यूज होती है सीट क्रोमेटोग्राफी में। तो ये आपको क्लासिफिकेशन या टाइप पूछेंगे तो बता दोगे कि कौन सा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। आप दो सीट क्रोमेटोग्राफी में दो याद रखो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सीट क्रोमेटोग्राफी है, बाकी जो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ये याद रखोगे? बोलो भाई। हम्म। हाँ सर, याद रखेंगे, है ना। अभी ये देखते जाओ, अभी शेर खान जी ये देखते जाओ, सब आ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? सर हमें हाँ तो कोई भिड़वा लो, आप सारी चीज याद रख लेंगे, बाद में भूल जाते हैं हम तो, बाद में दिक्कत हो जाती है हमें, है ना। चलो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का मैंने पूरा एकदम सारी चीजें लिख दी है। देखिए, बेस्ड ऑन बैट, यानी कि बैट का यहाँ पे मतलब है जो हम स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने बात की है कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकता है। देखिए बिल्कुल सारा क्लासिफिकेशन यहाँ हो जाएगा। और या प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, प्लेन यूज कर रहे हैं जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी या टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट फेज, गैस फेज है तो गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और जो हम बात करते हैं एचपीएलसी की, दैट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और एक होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। आपको पता है क्या सुपर जो क्रिटिकल फ्लूइड है क्रोमेटोग्राफी में वो क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी? कोई जानता है? ये है लिक्विड में, जैसे एचपीएलसी है वो भी लिक्विड है, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी है वो भी एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो मैं अभी बात करूंगा ये क्या है, ध्यान रखना। और बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म, अगर हम कोई चीज को सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होने वाली टेक्निक है, तो कई तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें एनायन एक्सचेंज हो गया, कैटायन एक्सचेंज हो गया, या फिर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कौन सी मैकेनिज्म से हम सेपरेट कर रहे हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी कर रहे हैं तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ आयन कर रहे हैं तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होगा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होगा। और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को ही हम साइज एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी या फिर मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो याद रखना, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी है हमने उसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑन द बैट, यानी कि कॉलम और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट लाइक गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने एचपीएलसी और सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड है क्रोमेटोग्राफी की बात की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और बेस्ड ऑन द सेपरेशन मैकेनिज्म, एफिनिटी, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, और आयन एक्सचेंज में भी हमने एनायन और कैटायन एक्सचेंज कौन सा भी कर सकते हैं, इनको भी हम डिटेल में बात करेंगे अभी। और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि उसको मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि बिकॉज साइज के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है। आप मुझे बताओ, अगर जो बड़े साइज के होंगे मॉलिक्यूल्स वो पहले वॉश आउट होंगे या छोटे? अगर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की बात करूं, जिसको सीव क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, जाली वाली, तो उसमें कौन से लार्ज पार्टिकल जो होंगे वो जल्दी वॉश होंगे या सोल्ट होंगे, या छोटे होंगे वो होंगे? बताइए, अकॉर्डिंग टू यू, आप समझ पा रहे हैं?
कौन से पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी बाहर आएंगे वॉश्ड आउट, स्मॉल या लार्ज? बस यही मुझे पता था, सब स्मॉल बोलोगे, लेकिन लार्ज पहले आएंगे। क्यों आएंगे अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक एक स्टूडेंट ने बोला था लार्ज आएंगे, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उन पोर्स में फंस जाएंगे और लार्ज एकदम से बाहर आ जाएंगे। यही इसकी टेक्निक है सेपरेशन की, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ध्यान रखना। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट में जीएफसी बोलते हैं, इज ए टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट, है ना। मैं इसी में आ गया, है ना, कि कौन से पार्टिकल्स हैं वो पहले बाहर आएंगे या वॉश आउट होंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ पे आंसर भी आ गया है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज। यानी कि ये जो जीएफसी है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर को उसके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, द स्टेशनरी फेज इन जीएफसी consists of porous beds and molecules are separated based on their ability to enter pores to these beds। यानी कि जो जेल है वो एज ए हमने स्टेशनरी फेज यूज किया है। तो अब क्या होगा? लार्जर मोलिक्यूल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोर्स एंड इल्यूट फास्टर। देखिए, जो लार्जर पार्टिकल्स या लार्जर मोलिक्यूलर होगा वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोर्स एंड इल्यूट फास्टर, वो बाहर जल्दी आएंगे। जबकि स्मॉलर पार्टिकल कैन एंटर द पोर्स एंड इल्यूट स्लोवर, वो क्या है, पोर्स में एंटर कर जाएंगे। जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो वो धीरे धीरे आएंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे साइज के अकॉर्डिंग। दिस टेक्निक इज ऑल्सो रेफर्ड एज जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो भाई, समझ में आई? ठीक है। अब हमने बात करी थी ना एक, उसमें मैंने कहा था कि हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रॉपर्टीज? बेसिकली इसको शॉर्ट में एसएफसी बोलते हैं। हमने दो चीज देखी है, या तो लिक्विड फेज होगी या सॉलिड फेज होगी इसमें, है ना। अगर हम बात करें, अगर बेसिकली मोबाइल फेज की, तो मोबाइल फेज कौन कौन सी हो सकती है? मोबाइल फेज कौन कौन सी हो सकती है? या तो लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है। और स्टेशनरी फेज कौन सी हो सकती है? स्टेशनरी फेज कौन सी हो सकती है? स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड हो सकती है या फिर लिक्विड हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में, क्या है देखिए, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैव प्रॉपर्टी दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ गैस एंड लिक्विड। यानी कि ऐसा फ्लूइड है ये जिनके दोनों के बीच की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट है, किस किस के बीच की? गैस और लिक्विड की। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जो बेसिकली फ्लूइड है ना, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है? वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है गैस और फ्लूइड्स की, अलाउइंग द एफिशिएंट एंड रैपिड सेपरेशन, है ना। इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, ए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज द मोबाइल फेज। यहाँ पे जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो गैस और लिक्विड के बीच की है, और यहाँ जो एसएफसी में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज होता है वो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है एज ए मोबाइल फेज टू सेपरेट कंपाउंड ऑफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन लिक्विड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। तो सुपर क्रिटिकल का मतलब समझ गए, जिनके बीच में क्या है, जो इंटरमीडिएट, जो बेसिकली क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी गैस और लिक्विड की, तो उसको हम एज ए मोबाइल फेज यूज करेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट विल बी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हमने एक बात करी थी, एक था एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? हमने वहां पे बात की थी ना कि किस किस मेथड से हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो एफिनिटी, दिस इज वेरी यूजफुल मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ए बायोमोलिक्यूल सच एज एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। बेसिकली एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, दिस इज वेरी यूजफुल मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ए बायोमोलिक्यूल, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन और इंडिविजुअल केमिकल स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ कौन सा किसके ज्यादा एफिनिटी रखेगा,
है ना, किसकी इंडिविजुअल केमिकल स्ट्रक्चर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, लाइक एंटीजन एंटीबॉडी, तो वहां पे हम यूज करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए सिंपल एंड रैपिड मेथड फॉर सेपरेटिंग सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना, किसकी एफिनिटी किसके साथ ज्यादा होगी, एंटीजन एंटीबॉडी वाली बात, तो उस बेस पे हम उनको सेपरेट करते हैं। इन दिस मेथड द मोलिक्यूल टू बी प्यूरिफाइड इज स्पेसिफिकली एंड रिवर्सिबली एडजॉर्ब बाय ए कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग सब्सटेंस, जैसे उनको बोलते हैं लिगांड्स, इमोबिलाइज ऑन द इनसोल्युबल सपोर्टर मैट्रिक्स। तो बेसिकली यहाँ इतना याद रखना है कि जो इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और उसका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम प्यूरिफाई करते हैं। और ये बहुत ही क्या है, यूजफुल मेथड है फॉर द बायो मोलिक्यूल्स, एंटीजन एंटीबॉडी के लिए। तो ये होती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्या होती है ये, कौन सी क्रोमेटोग्राफी है? अरे बताओ कौन सी क्रोमेटोग्राफी है भाई? हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद में अगर क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा और बात करें, मैं सारी जितनी बात बोल के गया हूं उनको और डिटेल में कर देता हूं कि आपके एक भी कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पे के डी क्या है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं, या जिसको हम जैसे पार्टीशन की बात करते हैं, ये क्या चीज है, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। एक बार फिर मैं इसकी तरफ ले चलता हूँ, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, और क्लियर कर देते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर और हम डिफाइन करें तो क्या है, ए सेपरेशन टेक्निक दैट इज अचीव्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन टू फेज, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, उसके बीच हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सैंपल डिस्ट्रीब्यूट्स और पार्टीशन इटसेल्फ टू, या उसका जो पार्टीशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट एक्सटेंट पे होता है। जो दो उसके बाद इमिसिबल फेज जो है उसके पास है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, कि कौन सा मोबाइल फेज में रहेगा, कौन सा किस फेज को स्टेशनरी फेज कितना को रोक पाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के डी बोला गया है। इफ वी कंसीडर, अगर हम दो फेज मान के चलते हैं, जैसे ए और बी मान लें, है ना, जैसे दो फेज है हमारे पास, स्टेशनरी और मोबाइल फेज, ए और बी नाम रख लिया, तो के डी इजकल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन फेज ए। फेज ए में कितना कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन फेज बी, बी में कितना है, ये कंसंट्रेशन है। जैसे हमने आरएफ में किस चीज को कंसीडर किया था, आरएफ में किस चीज को कंसीडर किया था, जो हमने आरएफ निकाला था उसमें किस चीज को कंसीडर किया था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन फेज ए और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन फेज बी। यानी कि यहाँ दो फेज हो सकती है, एक सॉलिड एक लिक्विड हो सकती है, एक गैस एक लिक्विड हो सकती है, या लिक्विड लिक्विड हो सकती है, कोई भी फेज हो सकती है ना। तो उसमें कितनी कंसंट्रेशन है, जो हमने बात की ना कि ये मोबाइल फेज है, ये स्टेशनरी फेज है, तो मोबाइल स्टेशनरी दोनों लिक्विड लिक्विड होगी, तो लिक्विड लिक्विड हो जाएगा। अगर एक सॉलिड एक लिक्विड होगी तो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा, एक गैस लिक्विड होगी। तो इस तरह से वो बोल रहा है कि ए कंसंट्रेशन फेज ए में कितना है, चाहे कोई भी फेज हो, चाहे लिक्विड है, और कंसंट्रेशन बी में कितना है, चाहे वो फिर गैस है या फिर सॉलिड है, उसमें कितना है। अगर वो हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के डी आ जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है ना। तो ये है के डी। ठीक है, अरे बोलो तो सही। ठीक है, हाँ जी बोल तो रहे हैं सर। अगर हम बात करते हैं, फिर और आ जाओ, और डिटेल में आ जाओ। अब आपको एकदम दिमाग में क्लियर है ना कि स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है। अब अगर मैं और थोड़ा सा इसको और हम क्लासिफाई करें, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के दो, एक बार बेसिक आपको पकड़ में आ गया। जैसे अगर स्टेशनरी फेज को मैं ऐसे मानूं, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, क्योंकि वो एडजॉर्ब कर रहा है। जैसे हमने स्टेशनरी फेज लिया था ना, जैसे सॉलिड फेज में जेल वगैरह के लिया था, तो एडजॉर्प्शन का काम कर रहा है ये। तो इट इंक्लूड्स ए मोबाइल लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड फेज कौन सी है, मोबाइल है, हमने सोलवेंट ऊपर से डाला था ना, सोलवेंट ऊपर से डाल रहे थे, याद करो। तो वो तो क्या है, इट इंक्लूड्स ए मोबाइल लिक्विड और गैस फेज विच इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी सॉलिड फेज। तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। क्योंकि जहां यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होगी वो सॉलिड फेज होगी, और उस पे एडजॉर्ब होगा।
मोबाइल जो फेज होगी, चाहे लिक्विड हो गैस हो, वो उस पे एडजॉर्ब होगा। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज कैसी है, सॉलिड फेज है, जिसपे एडजॉर्ब का मतलब समझ रहे हो ना, ऑन द सरफेस। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो गया। और एक है जैसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, तो हमने बात की थी ना, जैसे इसमें क्या होगा, पार्टीशन होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड सपोर्टेड बाय द लिक्विड स्टेशनरी फेज। ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या है, लिक्विड है। जैसे हमने बात की थी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अगर आपको याद है तो बात करिए, सॉलिड लिक्विड हम बात करते हैं, है ना। यस, पेपर क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। यस, बिल्कुल नादिया मैम, क्योंकि वहां पे पार्टीशन हो रहा है ना कि अलग अलग कहाँ पे जा रहा है, तो वो एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, समझ में आ गई होगी अब तो बात। अरे बोलो। ठीक है, पार्टीशन कर ही रहे थे। ठीक है, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इस केस में हम रेजिन यूज करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली कि बेसिकली क्या यूज करते हैं। इन दिस केस ए रेजिन इज यूज्ड एज अ सॉलिड स्टेशनरी फेज व्हिच इज रिक्वायर्ड ए कोवैलेंटली अट्रैक्ट आयंस टुवर्ड्स इट। ये कोवैलेंटली जो आयंस है उसको अट्रैक्ट करता है, कैटायन या एनायंस को, रेजिन, है ना। तो इन दिस केस ए रेजिन इज यूज्ड एज द सॉलिड स्टेशनरी फेज। ठीक है, the oppositely charged ion of the solute present in the mobile phase liquid undergoes an electrostatic force and attraction and attach to the resin। आपको ये तो बात पता ही है कि अपोजिट जो चार्ज होता है बेसिकली वो अट्रैक्शन होगा, है ना। अरे ये तो पता ही है ना। हाँ, और एक है मोलिकुलर एक्सक्लूजन या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो हमने जो जेल वाली बात की थी ना कि साइज के अकॉर्डिंग होता है, सेपरेशन बेस्ड ऑन द साइज, आपको बताया था उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। तो दिस मेथड डजंट होल्ड द अट्रैक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द सॉलिड। यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। द मोबाइल फेज either a liquid or gas phase when passed through a porous gel are separated based on their size, that is called molecular exclusion gel permeation chromatography। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले। याद है आप लोगों को, याद है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बैड शेप में हमने अभी मैंने फिरदौस अहमद जी ने पहले थोड़ी सी पहले एक कमेंट किया था कि हमें डायग्राम दिखा दो तो और अच्छा होगा, किया था ना शायद। तो डायग्राम मुझे कब दिखाने थे, मैंने ये सोच रखा था। अब आपकी पिक्चर क्लियर है, ठीक है ना। तो सब चीजें होती हैं, यही बात थी शायद पीछे, है ना। मैंने वो कमेंट पढ़ लिया था, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था कि आगे देखेंगे उसको। फिरदौस जी ने नहीं, किसने कमेंट लिखा था, मैं भूल गया उनका नाम। चलो, तो क्रोमेटोग्राफी, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये टीएलसी, और ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जैसे थिन लेयर में यहाँ पे मैंने ग्लास वगैरह रख दिया, है ना, उस पे मैंने यूज किया, है ना। ये आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये पेपर हो गया, और ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया। ठीक है, जैसे बैड शेप पे मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है, जो हमने पीछे डायग्राम देखे हैं। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, हियर द स्टेशनरी फेज इज प्रेजेंटेड एज ऑन एज और ऑन ए प्लेन, दिस इज कैन बी पेपर, कुछ भी हो सकता है। जैसे पेपर पे हम स्टेशनरी फेज जो वहाँ के सेलुलोज होता है उसमें फाइबर होते हैं, वो यूज होते हैं, वहाँ वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। याद है ना, हमने बात की थी। कैन बी यूज एज सच और मोर सब्सटेंस कैन बी impregnated on the surface as a stationary bed called paper chromatography। अरे आप सब सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और it can also can be layer or solid particle uniformly spread over a glass plate, ग्लास प्लेट वगैरह पे हमने स्प्रेड कर दिया, है ना। तो कॉल्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दैट इज टीएलसी। ठीक है ना, सॉलिड पार्टिकल है, यूनिफॉर्मली उस पे स्प्रेड कर दिए ग्लास वगैरह पे, और वो एज ए स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, तो वो होगा टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये आएंगे दोनों किस में, जो बैड शेप जब प्लेन है उनका, उसी में आएंगे, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में। The different component in the organic mixture while passing through the planar surface vertically can be distributed over the based on distance they travel, है ना।
आरएफ आरएफ हम बात कर रहे थे ना कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उनके बेसिस पे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। यही लाइन लिखी हुई है, ठीक है? आप बोलते रहो प्लीज, ठीक है? कमेंट करते रहो, तो मुझे अच्छा लगता रहेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि जग सुना सुना हो गया है। जग, हाँ, एहसान बिन अहमद जी ने लिखा था ये, अब मुझे याद आया, है ना? एहसान जी आपने लिखा था ना? तो आप जल्दी मत किया करो, आप तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। This mainly depend on the interaction between the solute and stationary phase with respect to the mobile phase। ये तो हम बात कर ही रहे थे कि कितना कौन सा इंटरेक्ट करता है ना? स्टेशनरी फेज सोल्यूट, इस पे डिपेंड करेगा, ये कितना कौन मूव करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, है ना? भी जल्दी जल्दी होगा वो एकदम ऊपर चला जाएगा, और जो धीरे धीरे उसको उसके साथ अट्रैक्शन नहीं होगा वो नीचे रहेगा, इस पे तो डिपेंड करेगा ही। और हम सेकेंडली बात कर रहे थे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, इन दिस केस द स्टेशनरी बेड इज केप्ट इनसाइड ए ग्लास ट्यूब और इन कॉलम। जो कॉलम हो गया, प्लेनर और कॉलम दो बात कर रहे थे। जब इतनी बार आपको बता दी है सारी चीज। और मोबाइल फेज के, ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज हम बात करें तो गैस क्रोमेटोग्राफी, इन गैस क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज ए कैरेट गैस, है ना? यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज कैसी है? कैसी है? गैस है, बस मस्ट बी ड्राई, फ्री ऑफ ऑक्सीजन एंड केमिकली इनर्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गैस हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है या हाइड्रोजन, इस तरह की गैस होना चाहिए। अगर आपने गैस को ही ऐसा ले लिया कि वो केमिकली इनर्ट ना हो और वही रिएक्ट कर देगी सैंपल के साथ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, उसमें जो मोबाइल फेज है वो कैरियर गैस होता है, लेकिन वो ऐसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, फ्री ऑफ ऑक्सीजन एंड केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ठीक है ना? The stationary phase is either a solid adsorbent termed as gas solid chromatography। अगर यहाँ पे स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी तो हम उसको बोल देंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, है ना? और अगर लिक्विड होगी तो हम उसको बोल देंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? अगर मोबाइल फेज गैस है और स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड है तो बोल देंगे गैस सॉलिड, अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो गैस लिक्विड बोल देंगे। ये तो हमारी बात होगी। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू एनालाइज वोलेटाइल सब्सटेंस इन द गैस फेज। याद रखना, ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो किस लिए यूज होती है? दिस टेक्निक इज यूज टू एनालाइज वोलेटाइल सब्सटेंस इन द गैस फेज, ठीक है? गैस फेज में वो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उनको एनालाइज करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? और एक है एचपीएलसी। एचपीएलसी भी एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है? हमने बात की थी, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं, है ना? एचपीएलसी इज दस बेसिकली ए हाईली इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये काफी इम्प्रूव्ड है अभी, बहुत अच्छी है ये। इंस्टेड ऑफ solvent being allowed to drip through a column under gravity, it is forced through under high pressure of up to 400 atmosphere। एक तो होता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कि जो सॉल्वेंट है वो अलाउ किया जाता है ड्रिप से, ड्रिप कि अपनी ग्रेविटी से वो फ्लो होता रहे। एक है उस पे फोर्स हाई प्रेशर लगाया जाए, जैसे अप टू 400 एटमोस्फेयर का तक लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं। The mixture is separated using the basic principle of column chromatography and then identified and quantified by the spectroscopy। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं कि कितना है, कौन सा है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम देख लेते हैं। तो ये यूज की जाती है टू सेपरेट, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई ईच कंपोनेंट इन मिक्सचर, कि मिक्सचर में कौन सा कंपोनेंट है, कितना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है? और ये कैसी है बताइए मुझे, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है या प्लेनर है? ये तो पता ही है ना आपको, कौन सा है ये? शीट है या कैसा है? अरे बोलो। ये तो कॉलम है सर, दिख ही रहा है ना? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। चलो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ये क्वेश्चन कह रहा है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इन गैस क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपन, बताओ। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपन, किस पे डिपेंड करता है? सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, कमेंट करके बताओ। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इन गैस क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपन, किस पे डिपेंड करता है? तो सीधी सी बात है, सोल्युबिलिटी कितना है कैरियर गैस में और लिक्विड फेज में, ये सीधा इस पे डिपेंड करेगा कि कितना सोल्यूबल है ना? इसी पे तो डिपेंड करेगा भाई, सेपरेशन, बेसिक सी बात है।
इतनी देर हो गई। और ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया, आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया हुआ है एफ्लुएंट, इल्युएट, इल्यूएंट और इल्युआइट, ये कुछ टर्म्स दी हुई है और इन टर्म्स को आपको क्रोमैटोग्राफिक एक्शन के साथ मैच करना है। The eluted solute, the mobile phase, the solute mobile phase mixture which exists the column और fourth है the stream flowing out of the column। क्या होगा इसका राइट आंसर? आराम से मैच करिए, सब लोग आराम से मैच करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर वेरी नाइस, इसका राइट आंसर डी है। एफिलिएंट क्या होता है? द स्टीम फ्लोइंग आउट ऑफ द कॉलम, जो बाहर आ गया वो एफिलिएंट होगा। तो पी का 4 है, और पी का 4 एक में ही है, इसी से इक्वेशन हो गया। एफिलिएंट तो सुनते ही रहते हैं, इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट है, एफिलिएंट तो बाहर निकलेगा वही होता है भाई। एफिलिएंट तो मैं बहुत बार टर्म यूज कर रही है, तो ये सीधा सीधा इसी से हो रहा है। और जो इल्यूएट है बेसिकली वो क्या है? द सोल्यूट मोबाइल फेज मिक्सचर विद विच एग्जिस्ट द कॉलम। और इस टर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, इल्यूएंट क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले कि ये मोबाइल फेज है, और इलाइट जो है वो बेसिकली जो है वो इल्यूटेड सॉल्यूट है। ये टर्म्स याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखोगे? याद रखोगे क्या? चलो, ये बताइए, ये आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा कॉलम कॉलम क्रोमेटोग्राफी है? एचपीएलसी है वो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। कौन सा है? एचपीएलसी इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हमने बात की थी। तो आज के लिए ये क्रोमेटोग्राफी वाला चैप्टर आपका कवर हो गया। बाद में कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में और बात करेंगे, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में, ये बहुत सारी बातें होने वाली है। डबल एएस के बारे में बात करेंगे, है ना? ये सब बातें नेक्स्ट लेक्चर से होंगी। अब कई लेक्चर हमारे बेसिकली अभी चलेंगे, वो किसके चलेंगे, है ना? डबल एएस के बारे में बात करेंगे, मैम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? और डबल एएस अलग चीज है मैम, डबल एएस अलग चीज है, ये अलग इंस्ट्रूमेंट है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो अलग चीज है, ठीक है ना? तो अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया रहो। और कैसा लगा? आनंद आया आपको? बढ़िया लगा? अच्छा लगा? आज कोई क्रोमेटोग्राफी, नींद अच्छी आएगी आज क्रोमेटोग्राफी पढ़ के। जो बहुत कंफ्यूजन था क्रोमेटोग्राफी में वो सब गायब हो गया। चलो एक बार रिवाइज भी कर लेना अच्छे से, सब बढ़िया होगा, है ना? तो आप खुश रहिए।